हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और हम लोग अभी तक शिक्षा शास्त्र के इस सेमेस्टर में यूनिट 3 का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट 3 में मैंने आप लोग को पिछली क्लास में जो प्रारंभिक ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसके बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान थे, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या प्रावधान थे, उसके बाद लॉर्ड मैकाले का जो स्मरण पत्र था वो क्या बातें बताया था, उसके बाद फिर निस्यंदन सिद्धांत किस प्रकार का था, उसका क्या प्रभाव पड़ा अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर। इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की शिक्षा को बेहतर करने के लिए किया गया था, जिसमें मार्क्स सर चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था वो था। उसके बाद फिर हंटर कमीशन के द्वारा शिक्षा आयोग गठित किया गया, उसमें प्रावधान किए गए। उसके बाद फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया, उसमें भी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। चलिए आइए देखते हैं कि ये जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें वुड का डिस्पैच, हंटर आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये देखिए आज का जो टॉपिक है सबसे पहला वो है वुड का डिस्पैच। आप लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों की सरकार थी अपने यहाँ, तो उन लोगों ने समय समय पर अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था। तो उसी बदलाव के क्रम में ये भी एक ऐसा आयोग था जिसने अपने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव ब्रिटिश सरकार को दिए थे। तो देखिए जो यह वुड का डिस्पैच है, यह 1854 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को सुधारने और विकसित करने के उद्देश्य से जारी किया गया एक महत्वपूर्ण शैक्षिक दस्तावेज था। इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि महाधिकार पत्र। एक तरह से यह अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सुझाव था, इसके वजह से ही इसको भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सर चार्ल्स वुड थे वो उस समय भारत के सचिव थे, यानी भारत सचिव थे, वो इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने ही यह जो सुझाव था, डिस्पैच था, तैयार किया था। इस डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर सुधार करना और शिक्षा को एक सुसंगठित ढांचे में लाना था। अब देखिए जो वो वुड का डिस्पैच था, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया, जिसमें इन्होंने कहा कि भारतीयों में नैतिक और बौद्धिक विकास करना चाहिए शिक्षा के द्वारा, ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी और समझ विकसित करना है, सरकार के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करना है। उसके बाद इसमें शिक्षा का माध्यम बताया गया। इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। फिर उन्होंने शिक्षा का स्तर डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के रूप में स्थापित किया जाए, यानी शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया जाए। प्रत्येक स्तर के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां भी निर्धारित की जाए, यानी उन्होंने कहा कि शिक्षा को 3 स्तरों में बांट दिया जाए और हर शिक्षण स्तर के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम हो और उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाने के लिए विधियां भी निर्धारित की जाए। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने इसमें महिला शिक्षा के लिए सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाए और इसे समाज के विकास के लिए आवश्यक माना जाए। फिर उन्होंने कहा कि धार्मिक तटस्थता रखी जाए, यानी शिक्षा प्रणाली में धार्मिक तटस्थता का पालन किया जाए, अर्थात किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया जाए। उसके बाद देखिए इन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने जाएं, उसके लिए योजना बनाई जाए, स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए, यानी गांव में जो विद्यालय खोले जाए प्राथमिक विद्यालय, वहां पर उनकी स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाए।
इसके बाद देखिए इन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया जाए ताकि भारतीय युवाओं को व्यावसायिक कौशल मिल सके। उसके बाद उन्होंने निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि निजी शैक्षिक संस्थानों को अनुदान और सहायता दी जाए जिससे वो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। तो ये सारी जो बातें थी उस डिस्पैच में कही गई थी। अब देखिए जो वुड का यह डिस्पैच था इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके सुझाव के फलस्वरूप ब्रिटेन की सरकार ने भारत में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो इसके प्रभाव के रूप में देखे जाते। तो देखिए इसी सुझाव के आधार पर भारत में 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई जो 1857 में ही की गई। इसमें सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय, उसके बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय और फिर उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए शिक्षा प्रणाली का ढांचा निर्धारित किया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक संगठित ढांचा और मानकीकरण आया। उसके बाद देखिए महिला शिक्षा का विकास हुआ। महिला शिक्षा के लिए नए स्कूल और शिक्षण संस्थान खोले गए। फिर उसके बाद देखिए तकनीकी शिक्षा का भी विकास हुआ। औद्योगिक विद्यालय और तकनीकी संस्थानों की स्थापना करनी शुरू की ब्रिटेन की सरकार ने। ये सारी बातें जो हैं इस सुझाव के आधार पर निकलकर सामने आई। अब देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी और इसकी आलोचना भी की गई थी, यानी इसकी कुछ सीमाएं थी और कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी आलोचना की गई। आलोचना में देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि इसमें प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। इसमें अधिकांश ध्यान उच्च शिक्षा पर केंद्रित था जिससे प्राथमिक शिक्षा में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया। उसके बाद देखिए दूसरी कमी इसकी क्या थी, शहरी और ग्रामीण विभाजन, यानी इनके जो सुझाव थे उन सबको ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उतना बेहतर तरीके से इस पर कोई काम नहीं किया गया। देखिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार तो हुआ लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। उसके बाद देखिए एक कमी रह गई, अंग्रेजी भाषा का प्रभाव था इसमें, यानी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से स्थानीय भाषाओं और संस्कृतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यानी इन्होंने जो उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात कही थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा दी जाए। तो अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से जो स्थानीय भाषाएं थी उनसे पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं थे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो लोग उच्च शिक्षा को बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए। अब देखिए इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया कि यह वुड का जो डिस्पैच था भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। यानी इसने अपने देश में उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक पहला कदम शुरू कर दिया था। हालांकि इसको पूरी तरह से अचीव नहीं किया जा सका लेकिन इसने शुरुआत कर दी थी। इसने न केवल शिक्षा के ढांचे को एक व्यवस्थित रूप दिया बल्कि भारत में उच्च शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं थी फिर भी यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, बहुत सारी आलोचनाएं भी की गई लेकिन फिर भी ये पहले के जो प्रावधान थे अंग्रेजों के द्वारा किए गए उनसे बहुत ही बेहतर था। अब देखिए अगला जो है वो है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये देखिए 1882 ईस्वी में गठित हुआ, यानी 1854 ईस्वी में वुड का डिस्पैच आया। फिर उसके बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए हंटर के अध्यक्षता में, जिसको W हंटर के नाम से जाना जाता है, उनकी अध्यक्षता में एक नया शिक्षा आयोग गठित किया गया और वो 1882 में किया। तो देखिए हंटर के अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ तो इसको हंटर कमीशन कहा गया और यह 1882 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में सुधार और उसका आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका पूरा नाम देखिए भारतीय शिक्षा आयोग था, यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन, लेकिन इसको जो सर W हंटर थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था। इसके वजह से ही इसका नाम हंटर कमीशन भी रखा गया, यानी इसका जो नाम था ओरिजिनल वास्तविक नाम था वो भारतीय शिक्षा आयोग था। इसकी देखिए पृष्ठभूमि क्या थी कि जो वुड का डिस्पैच था 1854 वाला, उसी के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में
कुछ सुधार हुए, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। यानी जो उड का डिस्पैच था उसमें उच्च शिक्षा पे ध्यान दिया गया, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पे उतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसकी वजह से जो उस समय के भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने भारत के शिक्षा व्यवस्था के लिए, खास करके प्राथमिक और माध्यमिक के लिए इस आयोग का गठन किया था। और फिर इस आयोग ने उनको जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उन सुझावों में देखिए कौन कौन से उद्देश्यों को देखा गया। तो देखिए वो उद्देश्य क्या थे। उन्होंने कहा कि भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का आकलन किया जाए, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए सुझाव दिया गया, सरकारी और निजी स्कूलों के बीच समन्वय स्थापित करने की बात इसमें उद्देश्यों में थी, महिला शिक्षा की स्थिति और सुधार पर विचार करना। यानी इन 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस आयोग को गठित किया गया था और फिर उसी के लिए इन्होंने अपनी सिफारिशें भी ब्रिटेन की सरकार और यहाँ के वर्तमान वायसराय के समक्ष प्रस्तुत की थी। जिसमें देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को भारतीय भाषाओं में दिए जाने की सिफारिश इनके द्वारा की गई। प्राथमिक शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसे स्थानीय निकायों यानी जिला और नगर पालिका बोर्ड के नियंत्रण में देने की सलाह दी गई। यानी कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय जो स्टेचुरी बॉडी है, निकाय है, उनके अंडर में कर दिया जाए, जिससे इस पर बेहतर तरीके से ध्यान देना संभव हो सकेगा। इसके बाद देखिए इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना होना चाहिए। इसमें व्यावसायिक और व्यवहारिक विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद देखिए इन्होंने उच्च शिक्षा में भी कुछ सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के नियंत्रण को घटाकर स्वायत्तता को बढ़ावा देने की सलाह दी गई। यानी इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालयों में सरकार का नियंत्रण है तो उसको घटा दिया जाए और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी जाए, अपने से करने की छूट दी जाए। तो इससे क्या होगा कि वो लोग अपने से किसी चीज को करेंगे तो बेहतर तरीके से करेंगे। विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की बात उन्होंने बताई और कहा कि ऐसे व्यावसायिक शिक्षा यदि नहीं दी जाएगी तो छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित नहीं हो पाएगा। ये लोग हमेशा आश्रित ही रहेंगे, नौकरियों के चक्कर में रहेंगे, आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने महिला शिक्षा के लिए कहा। इन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की और महिला शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी जोर दिया। इसके बाद देखिए इन्होंने निजी संस्थानों को सहायता देने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि निजी स्कूलों और कॉलेजों को सरकारी अनुदान देने की नीति बनाई जाए और फिर उस पर कार्य किया जाए। शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाए, जबकि निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। यानी शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन उनको कुछ जो मानक हैं उनका पालन करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। इन्होंने भी देखिए धार्मिक तटस्थता की बात की, जैसे वुड ने किया था। इन्होंने कहा कि शिक्षा में किसी भी धर्म को ज्यादा महत्व न दिया जाए और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार न किया जाए, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए। फिर इन्होंने शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की। इन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए और शिक्षक भर्ती में योग्यता और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। तो ये बातें जो है हंटर के द्वारा कही गई थी। अब देखिए जो डब्ल्यू हंटर थे, विलियम हंटर, उनके इस कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपना सुझाव तो ब्रिटेन की सरकार को दिया, लेकिन उस सुझाव के फलस्वरूप क्या बदलाव देखने को मिले। तो देखिए पहला क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हुआ। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन सौंपने से गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ। अब देखिए जो प्राथमिक शिक्षा थी वो स्थानीय जो संस्थान थे उनके अंडर में कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि प्राथमिक शिक्षा का जो विस्तार था ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर तरीके से हुआ। इसके बाद देखिए महिला शिक्षा में सुधार हुआ। महिला शिक्षा के लिए नए स्कूल खोले गए और महिला शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
उसके बाद देखिए निजी संस्थानों का भी विकास हुआ। सरकारी अनुदान मिलने से निजी स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद देखिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार किया गया और शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब देखिए इस आयोग की भी कुछ सीमाएं रही और इसकी आलोचना भी की गई। तो वो सीमाएं और आलोचना क्या रही, तो देखिए पहला क्या है कि अल्प विकसित प्राथमिक शिक्षा, इसने सुझाव दिया, ब्रिटेन की सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं किया गया। देखिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, लेकिन इसके लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी गई। यानी कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी की जाए, स्थानीय स्तर पर भी की जाए, लेकिन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए। फिर देखिए दूसरी क्या आलोचना है इसकी, ग्रामीण और शहरी असमानता इसमें भी बनी रही। यानी जो कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालयों को खोला जाए, तो ज्यादा जोर सरकार के द्वारा शहरों में किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों पे उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो देखिए शहरी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया। इसमें भी देखिए अंग्रेजी का वर्चस्व रहा। जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे सरकारी, उन लोगों ने अंग्रेजी भाषा को ही ज्यादा वर्चस्व प्रदान किया, स्थानीय भाषाओं को उतना महत्व नहीं दिया, जिसकी वजह से देखिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बना रहा, जिससे सामान्य जनता तक इसकी पहुंच सीमित रही। तो जो सामान्य व्यक्ति थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थे, वो इंग्लिश माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला पाते थे। तो एक तरह से वो लोग इस शिक्षा व्यवस्था में अभी भी पिछड़े रह गए। अब देखिए इस आयोग का भी क्या कंक्लूजन निकल के आया कि हंटर कमीशन ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों को नींव रखी। इसने विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा और महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। इसके अलावा निजी शैक्षिक संस्थानों को प्रोत्साहन देकर शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगिता और गुणवत्ता को बढ़ावा दिया गया। इस आयोग की कुछ सीमाएं थी, फिर भी यह भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। देखिए इसकी भी कुछ लिमिट से इसकी आलोचना की गई, लेकिन फिर भी इसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे प्रावधान जो दिए थे उन पर कार्य किया गया। भले ही पूरी तरह से उसको अचीव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस प्रकार हुआ। अब देखिए अगला जो है आज के टॉपिक का, वो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, जो 1902 में गठित हुआ। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति का आकलन करने और उसमें सुधार के उद्देश्य से की गई थी। इस आयोग को देखिए रैले आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष सर थॉमस रैले को बनाया गया था। यानी थॉमस रैले इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसकी देखिए क्या पृष्ठभूमि रही। 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार तो हुआ, लेकिन इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। यानी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, लेकिन इनकी क्वालिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते थे कि विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, लेकिन इनके द्वारा क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, इनकी गुणवत्ता बहुत सही नहीं है। तो जिसके लिए इस आयोग को गठन के लिए किया गया। देखिए विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने के केंद्र बन गए थे और उनमें शोध एवं नवाचार की कमी थी। यानी विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां देने पर जोर दे रहे थे, किसी भी प्रकार का न तो कोई शोध किया जा रहा था, न नवाचार पर ध्यान दिया जा रहा था, बस केवल पारंपरिक रूप से वो डिग्रियां प्रदान करते जा रहे थे। इसके अलावा देखिए शिक्षा प्रणाली में अनुशासनहीनता और राजनीतिक गतिविधियों के कारण भी ब्रिटिश सरकार बहुत चिंतित थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में इस आयोग का गठन किया गया था और लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे। अब देखिए इस आयोग के गठन का क्या उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या था, जिसमें देखिए भारतीय विश्वविद्यालयों की संरचना यानी स्ट्रक्चर में बदलाव, उनकी कार्यप्रणाली में बदलाव और पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना था।
उच्च शिक्षा में सुधार और उसे व्यवहारिक बनाने के लिए सुझाव देना था, शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना था, प्रशासनिक ढांचे में सुधार और अनुशासन को बनाए रखना था। तो इस आयोग के गठन के ये जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। अब देखिए इस आयोग की क्या सिफारिशें थी, इसने क्या क्या सिफारिश उस समय की ब्रिटेन सरकार को किया। इन्होंने देखिए सबसे पहले क्या कहा कि विश्वविद्यालयों की भूमिका का पुनः निर्धारण किया जाए, यानी विश्वविद्यालयों की जो भूमिका है उसको निर्धारित कर दिया जाए, फिर से डिफाइन किया जाए, जिसमें विश्वविद्यालयों को केवल डिग्री देने वाले केंद्रों से बदलकर ज्ञान के केंद्र बनाने की सिफारिश की गई, यानी केवल डिग्री ना प्रदान करें बल्कि छात्रों को बेहतर ज्ञान प्रदान करें। शिक्षा और शोध दोनों को समान महत्व देने की बात कही गई। कहा गया कि विश्वविद्यालय छात्रों को शिक्षा भी प्रदान करें और उनको शोध के लिए भी प्रोत्साहित करें, उनको शोध के लिए भी आगे बढ़ने में मदद करें। उसके बाद देखिए दूसरी सिफारिश इन्होंने शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए कही। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार कर उसे अधिक व्यवहारिक और ज्ञानपरक बनाया जाए, जिससे शिक्षा को बेहतर किया जाए। उन्होंने शिक्षकों की योग्यता और प्रशिक्षण पर जोर देने की बात कही। उसके बाद देखिए नियंत्रण और प्रशासन, यानी विश्वविद्यालयों के नियंत्रण के लिए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक ढांचों को मजबूत करने के लिए सीनेट और सिंडिकेट जैसी समितियों की गठन की सिफारिश उन्होंने कही। यानी उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक संरचना को बेहतर किया जाए और उसके लिए वहां पर सीनेट और सिंडिकेट नामक जो कमेटी हैं उनको गठित किया जाए। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने और कुलपति यानी वाइस चांसलर की शक्तियों को विस्तृत करने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालयों पर बढ़ा दिया जाए, लेकिन वहां जो कुलपति होते हैं उनकी जो शक्तियां हैं उनको भी बढ़ाया जाए। इसके बाद देखिए इसने महिला शिक्षा के लिए भी सिफारिश की। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाया जाए, उस पर जोर दिया जाए और महिला कॉलेजों की स्थापना करने के लिए भी उसने सरकार को प्रोत्साहित किया। उसके बाद देखिए संबंध कॉलेजों का निरीक्षण, यानी जो विश्वविद्यालयों से संबंधित कॉलेज होते थे उनका निरीक्षण करने के लिए बात इसने कही। उसने कहा कि जो संबंधित कॉलेज हैं यानी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी गुणवत्ता की जांच और निरीक्षण किया जाए, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अग्रसर हों। उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि मानकों का पालन न करने वाले कॉलेजों की संबद्धता समाप्त कर दी जाए और विश्वविद्यालयों को इसका अधिकार दिया जाए, यानी जो कॉलेज सही तरीके से मानकों का पालन करते हुए शिक्षा नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो उनकी संबद्धता स्थगित करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाए। इसने भी देखिए धार्मिक तटस्थता की बात कही। इसने कहा कि शिक्षा में धार्मिक तटस्थता बनाए रखी जाए और किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया जाए। इसके बाद देखिए इसने अनुसंधान और पुस्तकालयों की स्थापना की भी बात की। इसने कहा कि शोध कार्य को प्रोत्साहित करने और पुस्तकालयों को उन्नत बनाने पर जोर दिया जाए। अनुसंधान के लिए धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अब देखिए इतने सारे सुझावों के बाद इस आयोग का क्या परिणाम रहा और इसके क्या प्रभाव रहे, यानी परिणाम और प्रभाव। देखिए सबसे पहले इससे क्या हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया 1904 ईस्वी में, यानी इस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 पारित किया गया। इस अधिनियम ने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया और प्रशासनिक सुधार लागू किया। दूसरी चीज देखिए क्या हुई कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हुआ। शिक्षकों की योग्यता, परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार किया गया और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उसके बाद देखिए अनुसंधान और पुस्तकालय यानी अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला और पुस्तकालयों की स्थापना की गई और पुस्तकालयों को आधुनिक रूप में बनाने का प्रयास किया गया। इसके बाद देखिए महिला शिक्षा का विकास हुआ। महिला कॉलेजों की स्थापना की गई, संख्या इनकी बढ़ाई गई, महिलाओं को भी उच्च शिक्षा के अवसर बेहतर तरीके से मिलने लगे। इसके बाद देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। इसके लिए देखिए भारतीय राष्ट्रवादी जो नेता थे
उन लोगों ने इस आयोग की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने इसे विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत करने वाला कदम माना। यानी भारत के जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ये आयोग जो है भारत के विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने की बात कर रहा है, ये एक तरह से सही नहीं है। विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, न कि सरकार का नियंत्रण कठोर किया जाना चाहिए। इसमें देखिए इसमें बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने इसे शैक्षिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के रूप में देखा, यानी इनके द्वारा इसकी आलोचना की गई। अब देखिए इस आयोग की कुछ लिमिटेशंस थी और इसकी कुछ आलोचना भी की गई थी। इसमें देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि इसकी आलोचना की गई कि इसने सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी, यानी इसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप बढ़ने से शैक्षिक स्वतंत्रता प्रभावित हुई। कुलपति की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाने लगी, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ गई। उसके बाद देखिए दूसरी आलोचना भारतीय सहभागिता की कमी, यानी इस आयोग में भारतीय सदस्यों की कमी थी, जिससे भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई। यानी इसमें अंग्रेजों की संख्या ज्यादा थी, जो भारत के मूल निवासी थे, मूल पढ़े लिखे लोग थे, उनको इसमें नहीं शामिल किया गया। अगर किया गया तो उनकी संख्या बहुत सीमित थी। उसके बाद देखिए शोध और व्यवहारिक शिक्षा पर सीमित ध्यान दिया गया। अनुसंधान को बढ़ावा देने के बावजूद व्यवहारिक और तकनीकी शिक्षा पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद देखिए राजनीतिक असंतोष भी था इस आयोग के खिलाफ। देखिए आयोग की सिफारिशों और 1904 के अधिनियम के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असंतोष और आंदोलन बढ़े, यानी इसने अपने देश में राजनीतिक असंतोष को भी फैलाया। अब देखिए इस आयोग का क्या निष्कर्ष रहा। इतनी सारी बातें होने के बावजूद, इसके उद्देश्य, सिफारिशें, आलोचना के बावजूद भी यह आयोग क्या महत्वपूर्ण योगदान दे पाया अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में। तो देखिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 ने भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के माध्यम से उन्हें लागू करने की बात की। यद्यपि इसने शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान और महिला शिक्षा में सुधार किया, लेकिन इसके सरकारी नियंत्रण और भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा के कारण इसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। फिर भी यह आयोग भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उच्च शिक्षा के ढांचे को पुनर्गठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो देखिए इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समय पर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए और उन सुधारों का उतना अपेक्षित प्रभाव उस समय नहीं देखा गया, बहुत ज्यादा नहीं देखा गया, लेकिन ये एक तरह से बहुत बेहतर सुधार था, जिसका प्रभाव हमको बाद के समय में बेहतर तरीके से देखने को मिला। और आज की वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है, विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली, माध्यमिक शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, वो दिखता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो सुधार थे एक तरह से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज हम लोगों ने देखी। आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ और भी शिक्षा से संबंधित जो सुधार किए गए ब्रिटेन की सरकार के काल में भारतीयों के द्वारा और कुछ अंग्रेजों के द्वारा भी, तो उनको नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करें। ठीक है, और आज की क्लास में आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूं। और आप लोगों ने इतने देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।